इंडियन ऑयल पीएसयूज के डिविडेंड्स जो हैं वो फंसे पड़े हैं रशिया में। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जो इंडियन ऑयल पीएसयूज हैं उनके डिविडेंड्स रशिया में फंसे हुए हैं, इनके क्या रीजंस हैं और इंडियन इकोनॉमी के पास इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन है। वेलकम स्टूडेंट्स टू चाहल अकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह and today we are going to discuss that how dividends are stuck in Russia of Indian oil PSUs। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, इंडियन ऑयल पीएसयूज ने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी जैसे कि प्रोजेक्ट्स जो रशिया में हो रहे हैं उनके रिटर्न और उनके डिविडेंड्स जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं और ये एक बड़ा चैलेंज इमर्ज होके आया है इंडियन ऑयल पीएसयूज के लिए। सो बेसिकली लास्ट 2.5 इयर्स में जो डिविडेंड इनकम है इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज की, स्पेशली अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स जो लगे हुए हैं रशिया में, उन पर बढ़ती जा रही है। वो डिविडेंड बढ़ते जा रहे हैं और वो डिविडेंड अभी तक पे आउट नहीं हुए हैं। ये प्रॉब्लम जो हुई है ये बेसिकली पेमेंट चैनल्स के बंद हो जाने की वजह से हुई है, जो कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, अगर हम लेटेस्ट एस्टिमेट्स देखें तो उनके मुताबिक ऑलमोस्ट $900 मिलियन की क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स हैं जो कि पाइल अप हो रहे हैं और साथ ही साथ पेंडिंग भी है। अब ये इशू आया क्यों है कि ये डिविडेंड्स हमारे इंडियन ऑयल पीएसयूज के पास नहीं आ पा रहे हैं। ये इशू स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर से और इनका जो मॉस्को का कमर्शियल इंडो बैंक है दैट इज CIBL, उस पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में इन February 2022। इसी वॉर का एक और इम्प्लीकेशन है कि रशिया को कट ऑफ कर दिया गया था स्विफ्ट सिस्टम से, जिसकी वजह से ग्लोबल पेमेंट्स का जो एक्सेस है वो भी रशिया की तरफ से खत्म हो गया था और यहां पर कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है अभी भी रशिया को। साथ ही साथ इंडियन फर्म्स जो हैं उनको इशू आ रहा है इंटरनेशनल लॉज की वजह से, क्योंकि जो एंटिटीज हैं जो रशिया में काम कर रही हैं वो अलग कंट्रीज में बेस्ड हैं जैसे कि सिंगापुर। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस और इशू की वजह से हमारे जो डिविडेंड्स हैं वो रशिया में फंसे हुए हैं। अभी हमने बात की कि स्विफ्ट सिस्टम से एक्सेस हट गया है रशिया का। बेसिकली ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली एक फाइनेंशियल सिस्टम है ग्लोबल मैसेजिंग के लिए। एक ये ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क क्रिएट करता है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे कैन सिक्योरली सेंड एंड रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ये सिस्टम 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये फैसिलिटेट करता है पेमेंट्स और साथ ही साथ हेल्प करता है बैंक्स को अपने में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्मूथली और प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। साथ ही साथ ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसमिटिंग ऑल पेमेंट ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मैसेजेस, जो इंटरनेशनल बैंकिंग को आसान बनाती है और साथ ही साथ स्मूदन आउट करती है। एक मेजर इशू जो है वो स्विफ्ट सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, उसको इस सिस्टम का अब एक्सेस नहीं है। अगर स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये एक मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है। ये मेंबर्स ओन्ड कोऑपरेटिव है, इसी वजह से रशिया का एक्सेस भी रोका जा पाया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर। ये सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करता है जैसा कि हमने अभी समझा, और ये इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस को फैसिलिटेट करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक या कार्ड पेमेंट लेकर सके, इवन इफ उनके कस्टमर या वेंडर्स डिफरेंट बैंक से हैं, इवन इफ दैट इज
इंटरनेशनली। सो दिस इज ऑल अबाउट स्विफ्ट सिस्टम। हमने स्विफ्ट सिस्टम के बारे में समझा। लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है स्विफ्ट सिस्टम। सबसे पहला फंक्शन है मैसेजिंग का। सबसे पहला फंक्शन है मैसेजिंग का। ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म देता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो सेंड और रिसीव कर सके स्टैंडर्डाइज मैसेजेस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ पेमेंट, ताकि ऑर्डर्स और कंफर्मेशन जो है वो यहां पर फुलफिल होते हुए दिखें, ताकि वो एक्यूरेटली हो सके और जितना जल्दी और आसानी से हो सके। ये स्विफ्ट सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। ये कॉमन मैसेजिंग फॉर्मेट और साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स यूज करता है, ताकि इंस्टीट्यूशंस, वेंडर्स, इंडिविजुअल्स को कम्युनिकेट करने में आसानी हो और वो सीमलेसली इस प्रोसेस को फॉलो थ्रू कर सके। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी देता है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देखा जाता है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी का। सो दिस सिस्टम इंश्योर्स सिक्योरिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी ऑफ मैसेजेस जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है by using proper security measures like encryption. So all these functions are performed by Swift banking system, and this is what helps the international trade overall. अब इसकी वजह से जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स है और उनसे आते हुए डिविडेंड्स जो हैं वो रशिया में फंस गए, क्योंकि रशिया का एक्सेस ही बंद हो गया है स्विफ्ट सिस्टम से। रशिया अपना सिस्टम डेवलप करना चाह रहा है और डेवलप कर चुका है बहुत हद तक, बट फिर भी अभी स्विफ्ट सिस्टम के एक्सेस ना होने की वजह से इंडियन ऑयल पीएसयूज की जो इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड्स है वो वहां पर पाइल अप हो रहे हैं और अभी पेड आउट नहीं है। इस मौके पे हम देखते हैं कि और क्या इन्वेस्टमेंट्स है और इंडिया की मेजर इन्वेस्टमेंट्स क्या है रशिया में। इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया है अराउंड $6 billion in Russian oil and gas energy projects, क्योंकि एक हेवी रिलायंस है हमारी कंट्री का इंपोर्ट्स पे और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं। इसीलिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने एक बहुत बड़ा अमाउंट रशिया के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखिए OVL जो कि एक ओवरसीज आर्म है ONGC का, उसका 20% स्टेक है साखलिन 1 प्रोजेक्ट में, साथ ही साथ 26% का स्टेक है वैनकोर में। कंसोर्टियम जो है IOC का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, OIL एंड BPCL का, इस कंसोर्टियम का साथ में 23.9% स्टेक है वैनकोर में और 29.9 ऑलमोस्ट 30% स्टेक है टैस योरखा प्रोजेक्ट में। ऑल दीज शो कि कितना हेविली इन्वेस्टेड है इंडियन ऑयल पीएसयूज रशिया के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में। और इन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अराउंड $600 मिलियन के डिविडेंड जो हैं इस कंसोर्टियम के ओड हैं और साथ ही साथ $250 मिलियन OVL के रुके हुए हैं कमर्शियल इंडियन बैंक अकाउंट्स के, जो कि रूबल्स में पड़े हुए हैं। और इस वजह से इन पर इंटरेस्ट भी जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। सो इट्स अ लॉस सिचुएशन और यहां पर इंडियन इस इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फंसी पड़ी हैं। नाउ लेट अस लुक इनटू द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू इंडिया। जो भी पैसा इंडिया का रशिया में है वो पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस के लिए यूज हो सकता है, बट ये ऑप्शंस जो हैं अभी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। डिविडेंड पेमेंट्स जो हैं वो तभी रिलीज हो पाएंगी, वो तभी रिलीज करी जाती हैं जब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लिया जाता है। एंड एज ऑफ नाउ क्योंकि कोई फर्दर प्लान नहीं है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऑलरेडी हैवी स्पेंडिंग हो चुकी है, मेजर स्पेंडिंग हो चुकी है, तो कोई ऐसा ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है जिसको डिडक्ट कर लिया जाए डिविडेंड पेमेंट्स में से। सो दैट इज क्रिएटिंग वन प्रॉब्लम। एक एक्सेप्शन सिर्फ है OVL जो कि पे करने वाला है 600 मिलियन, ताकि उसका
स्टेक जो है, करंट स्टेक है, वो मेंटेन रहे Sakhalin-1 में, और वो नेगोशिएट कर रहा है कि भाई जो हमारी डिविडेंड पेमेंट आपको देनी है, आप उसमें से ही हमारा पेमेंट निकाल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा. दिस इज वन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू OVL, and they are considering, at present none of the companies are considering any sort of new investments in Russia because of this stuck situation. अब ये पैसा जो है कोशिश की जा रही है कि इंपोर्ट के लिए यूज किया जाए फॉर द रशियन ऑयल दैट इज बीइंग इंपोर्टेड, फॉर द रशियन ऑयल दैट इज बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया. अब यहां पर इशू ये है कि कुछ फर्म्स जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड BPCL, वो तो रशियन ऑयल लेती है, बट ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं लेता है, तो उसका जो पैसा है वो कैसे वापस आएगा. सो ऑल द कॉम्बिनेशंस आर नॉट वर्किंग. फर्दरमोर, जैसे कि हमने बात की थी, इन्वेस्टमेंट जो हुई हैं वो दूसरी एंटिटीज से हुई हैं, जैसे कि एंटिटी जो बेस्ड है सिंगापुर में. अब अगर एंटिटी सिंगापुर में बेस्ड है तो कोई भी पेमेंट जो आएगी वो इनके ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू ही आएगी, वो भी इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है. वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के एनर्जी सेक्टर पर, और इस वजह से क्रॉस पेमेंट जो है फॉर रशियन ऑयल फॉर डिविडेंड इनकम वो भी मुश्किल हो रहा है. एंड फर्दर इसमें चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं फॉर टैक्सेशन, अकाउंटिंग, एंड जितनी भी कंपनीज हैं फॉर कंसल्टिंग लीगल एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स, वो पॉसिबल सॉल्यूशंस देख रही हैं, बट हमें कोई क्लियर पिक्चर इस वक्त नहीं मिल रही है कि कैसे डायरेक्टली ये डिविडेंड पेमेंट्स जो हैं, जो इंडियन ऑयल PSUs की है, उनको हम ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अब इससे इफेक्ट क्या होगा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर, ये देखते हैं. इससे क्या इफेक्ट आएगा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर. इंडिया की इंक्रीज डिपेंडेंसी रहेगी इंपोर्ट्स पर. इस वक्त जो ज्यादा रिलायंस है ऑन ऑयल सप्लायर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस ऑफ रशियन सोर्सेज. अब रशियन सोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड हैं, हम वहां से नहीं अगर ला सकते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी और इंपोर्ट्स पर बढ़ेगी. सप्लाई चेन के डिसरप्शंस देखे जाएंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी इशू है फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स इन ऑफ ऑयल एंड गैस इन रशिया, तो हमें जो रेगुलर सप्लाई चेन्स हैं उसमें इंटरप्शंस देखने को मिलेंगे, और इस वजह से हमें नए सप्लाई चेन भी ढूंढनी पड़ सकती है. साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिमिटेशन है क्योंकि एक्सेस नहीं है, जो भी अभी डिविडेंड्स हैं उन पे एक्सेस लगा हुआ एक्सेस नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो डिफिकल्ट कर देता है कि हमारे पास और पैसा हो कि हम री इन्वेस्ट कर सके और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में. तो इस वजह से आने वाले टाइम में हम इन्वेस्टमेंट लिमिटेशन भी फेस करेंगे. डाइवर्सिफिकेशन के चैलेंजेस हैं यहां पर, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन इज रनिंग हाई ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट. इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन के भी चैलेंज कि अगर हम यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या यहां से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो वेयर वी कैन लुक इनटू. एंड ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी भी रहेगी. रिलायंस जो है उसके रशियन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो है चेंज हो रहे हैं. वी हैव द इजराइल सिचुएशन ऑन हैंड, we have the US presidential elections, we have this Russia Ukraine situation, और ये continuously shifting geopolitical dynamics हैं जिसमें India holds a very important place. So such big investment in a particular country makes us exposed, और vulnerability जो है हमारी strategic vulnerability वो भी बढ़ती है. साथ ही साथ और क्या implications हो सकते हैं इंडिया पे, हमारे जो assets हैं वो स्ट्रैंडेड हैं, वो ट्रैप्ड हैं. ट्रैप्ड कहाँ है? रशियन बैंक्स में, और हमारा एक्सेस लिमिट कर रहे हैं टू लिक्विड फंड्स. इसी वजह से ऑपरेशनल लिमिटेशन भी हमें देखने को मिल रही है. डिविडेंड पेमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट हैं टू ऑपरेशनल एक्सपेंस रिडक्शन. अब इस वजह से जो भी अर्जेंट नीड के लिए फंड्स हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए वो भी लिमिटेड हैं. लीगल और ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स
और एंटिटीज जो कि क्रॉस बॉर्डर प्लेस्ड है उनके थ्रू है। इस वजह से ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उनमें लीगल और ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस भी आएंगे। एंड इन सब की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड कॉस्ट एज वेल एज रिस्क। इन सैंक्शंस को नेविगेट करना, इसके साथ एक हेवी कॉस्ट आएगा, बी इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट और द कॉस्ट एट द जियोपॉलिटिकल रेंज। साथ ही साथ लीगल रिस्क बढ़ता है इंडियन पीएसयूज के लिए। एंड दिस पुट्स इंडिया इन अ वेरी टाइट सिचुएशन कि हमें ये सिचुएशन ऐसे नेविगेट करनी है कि हमारा जो फंड्स हैं वो भी निकल जाए, जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी लिमिटेड रहे और हमारा जो स्टैंड है इस ग्लोबल इकोनॉमी में वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऑन दिस नोट आई लीव यू विद द मेंस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। discuss the implications of Western sanctions on the dividend income of Indian public sector undertakings in Russia. Analyze how these restrictions affect India's energy security strategy and the potential challenges in utilizing these funds for investments or payments. Now this question has 3 major parts है। सबसे पहला बोल रहा है कि आप implications डिस्कस कीजिए जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनके, स्पेशली ऑन द डिविडेंड इनकम जो इंडियन पीएसयूज की है राइट इन रशिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला है कि एनालाइज करना है उन रिस्ट्रिक्शंस को कि वो कैसे इफेक्ट करेंगी इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, और जब ये होगा तो किसके क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज आएंगे, क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस आएंगे इन पेमेंट्स को यूटिलाइज करने, इन फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए फॉर पेमेंट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स। So you have to think of this answer divided in 3 major parts. Please put down your pointers or your dimensions for these parts in the comment section. That's all from my side today. Thank you for joining in.